डिजिटल क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गिरी। आज क्लास 12th की ये स्पेशल क्लास है जो लास्ट क्लास हम लोगों ने किया, जिसमें कि मॉडल पेपर को सॉल्व किया गया। तो उसमें एमसीक्यू के सिर्फ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए गए। रिमेनिंग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको अब हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। और इसी पैटर्न पे हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन का भी क्वेश्चन पेपर होगा। ये बात एकदम बिल्कुल जहन में आप बैठा लीजिए कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा यही होगा। इसी के लिए बोर्ड मॉडल पेपर्स देते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग है? तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि जब हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम खुद ही हमारे बॉडी के अगेंस्ट में काम करने लगती है, तो उस तरह के डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेज। देखते हैं ऑप्शंस क्या है। एड्स, टाइफाइड, अस्थमा एंड रिमेटॉइड अर्थराइटिस। एड्स वेल नोन है, टाइफाइड भी इन्फेक्टेड डिजीज है, अस्थमा लंग्स डिसऑर्डर है। इसमें जो फोर्थ नेम है रिमेटॉइड अर्थराइटिस, दैट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो हम आंसर फोर्थ के साथ जाएंगे, डी के साथ। 52 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के वृद्धि से रोक्यूफोर्ड चीज परिपक्व होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व इन रीपनिंग ऑफ रोक्यूफोर्ड चीज, पनीर की वैरायटी किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डेवलप होने से होगा? तो ऑप्शन हमारे हैं कवक, फंजाई, बेकर सिस्ट, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड डी बैक्टीरिया। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा फंगस, कवक। बेकर्स इस बेकरी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, नो डाउट। चीज में नहीं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का रोल, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन मिल्क के साथ है, बैक्टीरिया का भी कोई रोल नहीं है यहाँ। आंसर हमारा है कवक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की? तो इसमें आंसर हमारा होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की और इसके यूज को पॉपुलराइज किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इनका ये कंट्रीब्यूशन बहुत काम का था। डिटेल इसकी बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में कौन ब्यूट्रिक एसिड का उत्पादन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ब्यूट्रिक एसिड? तो यहाँ थोड़ा सा गेस मार्क भी काम कर जाएगा। ब्यूट्रिक एसिड से मिलता हुआ नाम है ब्यूटिलिकम और इसका करेक्ट आंसर है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। दैट इज द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूट्रिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड के प्रोडक्शन इससे होता है। नेक्स्ट 55, निम्नलिखित में से किसको थक्का विस्फोटन कहते हैं के रूप में प्रयोग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज क्लॉट ब्लस्टर? क्लॉट को तोड़ने के लिए, ब्लड के क्लॉट्स होते हैं, तो उन ब्लड के क्लॉट्स को तोड़ने के लिए कौन सा काम करता है? इसमें ऑप्शन हमारा बी, स्ट्रेप्टोकाइनेज इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं है? एंटीबायोटिक्स नाम से ही क्लियर है। इन ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव? एंटीबायोटिक्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर द बैक्टीरियल डिजीजेज। बैक्टीरिया को मारने के लिए ये मेडिसिन्स काम करती हैं।
दोज आर द एंटीबायोटिक्स। तो अब इसमें गेस कर लेंगे हम बहुत आसानी के साथ कि कौन से बैक्टीरियल डिजीजेज हैं और कौन सा नहीं। टाइफाइड नहीं होगा, टीबी नहीं है। सी ऑप्शन एड्स इज दैट डिजीज विच कैन नॉट बी क्योर बाई एनी अदर ऑफ मेडिसिन ऑल्सो। एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। एड्स के बारे में आपको मालूम ही होगा, फिर से रिपीट करता चलो कि वही हाल है जो ट्रक के पीछे लिखे होते हैं स्लोगन लटकला तगैला। उसी तरह की कहानी है कि अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उसमें कोई सलूशन नहीं है, ऑलमोस्ट उसका फाइनल ट्रीटमेंट डेथ ही होता है अभी तक। नेक्स्ट, सौर मंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? हाउ मेनी ईयर्स एगो इज द अर्थ कंसीडर्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड इन द सोलर सिस्टम? बहुत आसान है, दैट इज द ऑप्शन सी 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ये बताता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकास के लिए भ्रूणात्मक, गौर करना, भ्रूणात्मक समर्थन प्रस्तावित किया? विच एमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोपोज्ड एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन? तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट में मिलर एंड यूरे का नाम नहीं आएगा, ये तो इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। लैमार्क, यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स। डार्विन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इनकी कहानी है। तो हमारा आंसर आ रहा है अर्नेस्ट हीकल। अर्नेस्ट हीकल के साथ हम जाएंगे। अर्नेस्ट हीकल ने एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट को इवोल्यूशन के रेफरेंस में इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट 59, भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण किसी संरचना का अलग रूप लेना क्या कहलाता है? थोड़ा सा ट्रिकी है, इवोल्यूशन से ये भी रिलेटेड है। व्हाट इज कॉल्ड व्हेन ए स्ट्रक्चर एज्यूम्स डिफरेंट फॉर्म्स ड्यू टू वेरियस रोल्स बीइंग परफॉर्म? तो अलग अलग रोल परफॉर्म करना है तो क्या कंडीशन होगी? होमोलॉजी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉजी, मोर देन वन? तो मोर देन वन की तो बात ही नहीं है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कंडीशन क्या है? एक सेम इकोलॉजिकल कंडीशन है, अलग अलग स्पीसीज अलग अलग जगहों से आके इवॉल्व होती हैं एक जगह पर, नहीं है। होमोलॉजी भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है एनालॉजी, तुल्य रूपता। अलग अलग काम करने के लिए एक ही रचना अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्म में डेवलप होती है, उसका आंसर होगा तुल्य रूपता। इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन इसी तरह का, शकरकंदी और आलू किसके उदाहरण है? स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? क्या कंडीशन होगी? तो हम जानते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स डिफर हैं। स्वीट पोटैटो दैट इज द मॉडिफाइड रूट, पोटैटो दैट इज द मॉडिफाइड स्टेम। अब इस कंडीशन में क्या होगा? अभी आंसर मैंने दिया पिछले क्वेश्चन में आपको। लोकेशन एक है, इकोलॉजिकल कंडीशंस एक हैं और दो अलग अलग वैरायटी जा रही हैं। दैट इज द ऑप्शन सी, अभिसारी विकास। एक ही इकोलॉजिकल कंडीशन में दोनों को डेवलप होना है और मॉडिफिकेशन उसी के अकॉर्डिंग है, जबकि दोनों बेसिकली अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वर्णन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, जहां नेचर सेलेक्ट करता है? ग्लैपगस फिंचेज, डार्विन है। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया, नहीं समझ में आ रहा है। थर्ड बी ऑप्शन औद्योगिक मेलेनिज्म, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, दैट इज द करेक्ट आंसर, जहां पर कि नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, नेचर के अकॉर्डिंग माथ का
इवोल्यूशन वाले कैरेक्टर में देखिए कि मॉथ के अपीयरेंस चेंजेज होते जा रहे थे, बदल जा रहे थे, कलर उसका बदल रहा था। 62 निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा से जुड़ता है? नाइट्रोजन बेस इज ज्वाइंट टू पेंटोज शुगर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड? किस बॉन्ड से जुड़ रहा है? ऑप्शन हमारे क्या आ रहे हैं? ईस्टर बॉन्ड नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, दो चेन्स को जोड़ रहा है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी नहीं है। ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बंध से कौन किससे जुड़ता है? नाइट्रोजन बेस जुड़ता है पेंटोज शुगर के साथ। नेक्स्ट 63 इनमें से कौन थायमीन है? ये एक नाइट्रोजन बेस है, तो इसमें से ऑप्शन हमारे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज थियामिन? फिर 5 मिथाइल यूरेसिल, 6 एमिनोप्यूरिन, 2 ऑक्सी, 4 एमिनोपिरिमिडीन, नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएंगे, 5 मिथाइल यूरेसिल, दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 64 आरएनए की तुलना में डीएनए का ज़्यादा अस्थायी है क्योंकि डीएनए इज मोर स्टेबल, ये तो हम जान रहे हैं, बिल्कुल कंफर्म है, कंपेयर टू आरएनए बिकॉज, किस वजह से? रीजंस क्या दिया है? यूरेसिल के स्थान पर थायमीन है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज है, डीएनए मरम्मत की प्रक्रिया उपस्थित है, उपयुक्त में से सभी है। तो क्या हो सकता है? थेमीन इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ यूरेसिल, सही बात है। डीएनए हैज डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये भी सही बात है। सी डीएनए रिपेयर्स मैकेनिज्म इज प्रेजेंट, डीएनए में रिपेयरिंग है, यानी कि सब के सब स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त में से सभी। ये डीएनए की प्रॉपर्टीज है जो डीएनए को आरएनए के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल बनाती हैं और जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में स्टेबल करती हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में। 65 इनमें से कौन एंजाइम डीएनए के असतत रूप से संश्लेषित खंडों को जोड़ता है? जोड़ने वाला काम करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ज्वाइंट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए सिंथेसाइज डिसकॉन्टिन्यूअसली? याद करो, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए फॉर्मेशन, जब डीएनए बनते हैं नया डीएनए, तो एक लीडिंग स्ट्रैंड है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। याद पड़ रहा है? जब हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की बात किए थे तो उसमें ये बात हुई थी, जोड़ने वाला काम। आंसर डीएनए लाइगेज, ये जोड़ता है, हेलिकेज कटर है, हेलिकेज कटर है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए स्ट्रैंड्स को बनाता है, प्राइमेज बिगनिंग करता प्रोसेस को। आंसर डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके अनुलेखन के लिए आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जिम्मेदार नहीं है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसको ट्रांसक्रिप्ट नहीं करता? किसको? ट्रांसफर टीआरएनए करता है, टीआरएनए ही तो बन के आता है वहां से। एसएनआरएनए भी बनता है, उसमें भी इसका रोल है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का। फिफ्थ 5SRNA, वहाँ भी रोल है। तो आंसर हमारा मिलता है डी, राइबोजोमल आरएनए। डी, राइबोजोमल आरएनए, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, इस वजह से इसका आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं बनता। 67 निम्नलिखित में कौन नियम एक संकरण प्रयोगों पर आधारित नहीं है?
हम जान रहे हैं एक संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जब हम बात करते हैं तो दैट इज द क्रॉस इन विच वी स्टडी अबाउट द सिंगल जीन, मेंडल के हिसाब से फैक्टर। तो उसमें क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, और दूसरा क्या है, सेग्रीगेशन है या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है। तो प्रभाविकता का नियम ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में है। विसंयोजन ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ है। उपयुक्त में से कोई नहीं, पर अभी नहीं बात करेंगे, अभी एक और बच रहा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आंसर हमारा होगा सी, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इंग्लिश वर्जन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डजंट डिपेंडेंट ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 68 संतति का रुधिर वर्ग O है, किसी एक बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, O है, उसके माता पिता का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है। तो ये हम जान रहे हैं O के बारे में, O यूनिवर्सल डोनर है, और इसमें क्या होगी कंडीशन, कोई एंटीजन नहीं है, न A है न B है, A और B दोनों नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि AB कभी नहीं होगा, O अगर है तो AB कभी नहीं होगा, ये कंडीशन नहीं हो सकती। AB नहीं हो सकती, O और A नहीं होगा, इसका आंसर होगा O एवं A अथवा O एवं O एवं O एवं B, जहां पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इन तीनों कंडीशंस में ऑफस्प्रिंग की ब्लड ग्रुप क्या होगी, O। ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग इज O, व्हाट मे बी द ब्लड ग्रुप ऑफ हिज और हर पेरेंट्स पूछ रहा। तो ये तीनों कंडीशन अप्लाई होगी, डी ऑप्शंस। 69 निम्नलिखित में से कौन XO प्रकार के लिंग निर्धारण का उदाहरण है। हम जान रहे हैं कि मनुष्य स्तनधारी ग्रुप में है, स्तनपायी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सो टाइप ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ कंडीशन क्या है, XXXY है, तो हमारा ये दोनों आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट मधुमक्खी, हनी बी में हम जानते हैं कि हैप्लॉयड डिप्लॉयड कंडीशन होती है, यूनिक एक फेज होता है, N and 2N वाली कंडीशन आती है। यहाँ पर N क्या होता है, हैप्लॉयड होता है और वो मेल होगा, जब 2N होगा तो फीमेल होगी। तो ये तीनों कंडीशंस नहीं है। हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, टिड्डा। जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ग्रॉसहॉपर है, उस केस में क्या है, XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, XX एंड XO। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज MCQ का, निम्नलिखित में से कौन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के लिए क्या जिम्मेदार है, एब्सेंस ऑफ 1 X क्रोमोजोम, एक X क्रोमोजोम की कमी, सेकेंड X क्रोमोजोम की अतिरिक्त प्रति, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोजोम, सी प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम 21, पूरा 21 की बात कर रहा है, टेट्रासोमी। तो हम जान रहे हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की कंडीशन में एक्स्ट्रा एडिशनल XXY वाली कंडीशन होती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, X क्रोमोजोम की अतिरिक्त प्रति यहाँ पर होती है। तो ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs। अब MCQs के बाद हम आगे बढ़ते हैं शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस सेक्शन बी की ओर। तो सेक्शन बी में एकदम ध्यान देना होगा तुम्हें
कि यहाँ पर 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी के, और इन 20 क्वेश्चंस में से हमको सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं 10 क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस के 2 मार्क्स हैं। तो एक बात हम जरूर ध्यान रखेंगे कि जो हमारा आंसर होगा वो ब्रीफ आंसर होगा, बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे आंसर्स को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बहुभ्रूणता क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। पॉली इम्ब्रियोनी, कंडीशन क्या हो रही? पॉली इम्ब्रियोनी, यानी कि मल्टीपल नंबर ऑफ एम्ब्रियो होंगे, मल्टीपल नंबर्स ऑफ एम्ब्रियो जब होंगे तो कंडीशन होगी पॉली एम्ब्रियोनी। इन ए सीड, किसी भी एक बीज में, ओविल में जब बहुत सारे एम्ब्रियो भ्रूण की उपस्थिति होगी तो उसको हम बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। आंसर हुआ। गिव 2 एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं लेमन एंड ऑरेंज, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं। तो ये कंडीशन है पॉली एम्ब्रियोनी की। प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ एम्ब्रियो, बहुत सारे भ्रूण का उपस्थित होना। मैं ब्रीफिंग करता जा रहा हूँ, पूरा डिटेल आंसर मैं नहीं लिखूँगा। आप इतने से एक बेस लेके तैयार कर सकते हैं अपने शॉर्ट नोट्स। भ्रूणकोश के एक बीजाणु विकास को परिभाषित कीजिए। डिफाइन मोनोएस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है, डायग्राम को याद करना। जहाँ पर प्लांट के डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, तो प्लांट रिप्रोडक्शन की बात हुई थी, उस चैप्टर से रिलेटेड है। तो मोनोएस्पोरिक कंडीशन है, एक बीजाणु विकास होगा। तो यहाँ पर एक सिंगल सेल होता है और इसमें कॉन्टिन्यूअस 3 सक्सेसिव डिवीजन होंगे। फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक बाय द 3 सक्सेसिव डिवीजन, 3 लगातार विभाजन के पश्चात भ्रूण कोश का निर्माण होना, ये मोनोएस्पोरिक डेवलपमेंट या एक बीजाणु विकास को विकास होता है। इसमें क्या कंडीशन होगी? एक सेल डिवाइड होगा, 2 सेल्स बनेंगी, 2 सेल्स डिवाइड होंगी, 4 बनेंगी, 4 डिवाइड होंगी तो 8 सेल्स बन जाएंगी। 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें से 3 ऊपर चली जाएंगी, एंटीपोडल सेल्स होंगी, 3 माइक्रोपाइल के पास आएंगी, 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल, ये 3 इधर चली जाती हैं और 2 सेंटर में बच जाती हैं। ये कंडीशन है मोनोएस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक का, ठीक है। लीडिंग या इंटरस्टिशियल सेल्स कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? वेयर द लीडिंग और इंटरस्टिशियल सेल्स फाउंड एंड व्हाट इज देयर रोल? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये क्वेश्चन है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब हम पढ़ते हैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर, तो टेस्टिस के स्ट्रक्चर को जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें लोब्यूल्स पाए जा रहे हैं और इन लोब्यूल्स के अंदर क्या होती हैं? लोब्यूल्स में 2 तरह के सेल्स होती हैं, याद पड़ गया? तो लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। लेकिन उनको पैकेजिंग करने के लिए ये लीडिंग या इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज द पैकेजिंग सेल्स एंड दे सिक्रीट द मेल हार्मोन ऑल्सो। तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? तो इन द टेस्टिस ऑफ द मेल। ये आंसर हो गया। विच आर परफॉर्म द रोल ऑफ द पैकेजिंग एज वेल एज फॉर द सिक्रीशन ऑफ द मेल हार्मोन दैट्स द टेस्टोस्टेरोन। ये इसका
फंक्शन हो जाएगा। क्लियर करते चलिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य से ये रिलेटेड टॉपिक है। जिफ्ट, दैट इज द जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर क्या हो गया? जाइगोट हो गया। इन केस ऑफ द जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जाइगोट को ट्रांसफर कहाँ करना है? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है। दैट इज द कंडीशन व्हेन एवर द जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। जब वो कंडीशन जहाँ पर कि एक स्त्री जो किसी भी कारण से, जिसमें कि क्या नहीं होता, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन द फैलोपियन ट्यूब, उसके फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन में जाइगोट को उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। क्रोमोजोमल का वंशागति का क्रोमोजोमल सिद्धांत, सुटान एंड बावेरी को याद करो। उन्होंने क्या कहा कि जिस तरह के फैक्टर या जीन होते हैं उसी तरह क्रोमोजोम्स भी होते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स दिए इन्होंने कि इनकी सिमिलरिटी है, दोनों में समानता है, समानता पाई जाती है। किसमें? क्रोमोजोम्स में और जीन्स में। क्रोमोजोम और जीन दोनों एक दूसरे के समान व्यवहार करते हैं, और उस समान व्यवहार करने में सबसे बड़ी उन्होंने सिमिलरिटी क्या पाई? कहा कि दोनों जोड़े में पाए जाते हैं। दैट इज द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजातता को परिभाषित करें और समजात अंगों का उदाहरण दें। डिफाइन होमोलॉजी एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स। तो होमोलॉजी इज द प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें कि ओरिजिन ऑफ द ऑर्गन्स, अंगों की उत्पत्ति और मूल संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होते हैं। जब फंक्शन डिफरेंट हो गए, ओरिजिन और बेसिक स्ट्रक्चर्स सेम है लेकिन वो स्ट्रक्चर्स अलग अलग काम करना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज द होमोलॉजी उसको कहते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले लो। अपने दोनों हाथ ले लीजिए, मनुष्य के हाथ, और किसका ले लेंगे एग्जाम्पल? अब देखिए, घोड़े के अग्रपाद को ले लीजिए, वेल के अग्र भाग को ले लीजिए, तो अलग फंक्शन हो जाते हैं। बर्ड्स के 4 आर्म्स को ले लीजिए। ये सारे एग्जाम्पल्स होमोलॉजी के हैं। आरएनए में पाए जाने वाले पेंटोज शर्करा एवं नाइट्रोजनी क्षारों का नाम बताइए। नेम पेंटोज शुगर। तो नाम से ही क्लियर है, हम जान रहे हैं डीएनए की संरचना अगर होगी तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, शुगर पाया जाता है। अब जब आरएनए हो जाएगा तो आरएनए के कंडीशन में ये डी खत्म हो जाएगा, राइबोज शुगर पाया जाता है, राइबोज शुगर पाया जाएगा। अब इस राइबोज शुगर के साथ साथ नाइट्रोजन बेसेज की बात करते हैं। नाइट्रोजन क्षार N2 बेसेज, तो N2 बेसेज में एडेनिन होगा, एडेनिन के साथ ग्वानिन होगा, ये ठीक है। साइटोसिन होगा और साइटोसिन के साथ थियामिन होगा, नहीं होगा, थियामिन ही रिप्लेस होगा और यहाँ पर यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाएगा।
एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये 4 तरह के नाइट्रोजन बेसेज पाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हो। कोई भी किसी भी चैप्टर के कोई डाउट्स हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो और डाउट्स को पूछो। अच्छा पढ़ो, क्वालिटी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में, स्टडी में क्वालिटी होनी चाहिए। एक बात याद रखना, क्वालिटी एजुकेशन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और एजुकेशन सिस्टम में कोई शॉर्टकट नहीं है। इस धरती पर कोई शॉर्टकट नहीं है, सीधा समय जो तक अभी तक समझ पाया हूँ। एक लाइन शेयर करना तुम लोगों से लाजमी होता है कि कहीं कोई शॉर्टकट नहीं है। वो 1 शॉट या इस तरह के वीडियोज़ में देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देखता, कि 2 घंटे 3 घंटे के मैराथन में सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको अच्छा करना है तो अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, न कि टाइम पास होना चाहिए। शॉर्ट टर्म कोर्स कुछ नहीं होता, ये याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट आर, अनुलेखन इकाई के भाग कौन कौन हैं, उन्हें परिभाषित करिए। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता क्या है? दैट इज द पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का वो हिस्सा जहाँ से कि टीआरएनए बनते हैं। टीआरएनए फॉर्मेशन की जहाँ प्रक्रिया होती है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं। दैट इज द प्रारंभन, इनिशिएशन पॉइंट, जहाँ से प्रारंभन होगा। दूसरा है इलॉन्गेशन, विस्तार होगा। और इलॉन्गेशन, इनिशिएशन, इंग्लिश में इसको लिखते हैं इनिशिएशन पॉइंट, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, टर्मिनेटर पॉइंट। तो इसकी डिफाइनेशन हमको शॉर्ट में देनी है। इनिशिएशन जहाँ से कि प्रक्रिया टीआरएनए के फॉर्मेशन की शुरू होती है। पॉइंट ऑफ द एयूजी, जहाँ से शुरू होगा टीआरएनए बनना। इलॉन्गेशन, वृद्धिकरण होता है जबकि उस पूरी सेगमेंट बड़ा होता है। एंड द टर्मिनेटर, जहाँ पर कि प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ये 3 पॉइंट्स इसके हुए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो टीआरएनए से ही रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ चार्जिंग है। चार्जिंग की जब बात होती है तो इट दैट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज द एमिनो एसाइलेशन। याद करना लेना, ये प्रोसेस कही जाती है एमिनो एसाइलेशन की प्रक्रिया होती है, जहाँ पर कि टीआरएनए चार्ज होता है। और चार्ज ये कैसे होगा? तो चार्ज होने के लिए ये पहले एमिनो एसिड्स एटीपी के साथ जुड़ के, और तब आता है फॉर्मेशन ऑफ एएमपी होता है, एमिनो एसिटिल एडिनिलेज बनता है। और इससे टीआरएनए चार्ज होकर फंक्शन करता है, रीडिंग करेगा एमआरएनए पर जाके और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। 10th क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वहाँ एमसीक्यू में इसका आंसर छपा पड़ा है। मलेरिया के लिए उत्तरदायी प्लाज्मोडियम की 3 जातियों के नाम बताइए। मैलिग्नेंट मलेरिया किस जाति के प्लाज्मोडियम के कारण होता है? नेम 3 स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम कॉजिंग मलेरिया। विच स्पीसीज इज प्लाज्मोडियम कॉज द मैलिग्नेंट मलेरिया? तो हम जान रहे हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, फैल्सीपेरम, ओवैली, ये 3 नाम हो गए हमारे। 3 नाम हो गए, लेकिन इसके साथ साथ इस पार्ट, दूसरा पार्ट है
कौन सा मैलिग्नेंट मलेरिया काज करता है? तो फिर से नाम आ जाएगा, किसका नाम? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मैलिग्नेंट मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड समझ लो। कैसे? इंटरफेरॉन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आया था अभी एमसीक्यू में। तो इंटरफेरॉन क्या है, इनकी भूमिका क्या है? व्हाट आर इंटरफेरॉन्स? व्हाट इज देयर रोल? इंटरफेरॉन्स आर द नेचुरल टॉक्सिनस या पॉइजनस प्रोटीन्स। ये प्राकृतिक विष प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे शरीर में किसको रोकते हैं? कैंसरस सेल्स के ग्रोथ को रोकते हैं। ये आंसर बहुत छोटा सा है। इंटरफेरॉन्स आर दो पॉइजनस प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल्स, हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा रिलीज किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में किस प्रक्रिया को रोकते हैं? कैंसरस सेल्स, मल्टीपल एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, एबनॉर्मल सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। प्राथमिक लसिका अंग को परिभाषित करें। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, उनका नाम क्या है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स होते हैं, वे अंग होते हैं जो कि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में जन्म के साथ ही उपस्थित होते हैं। उनको हम प्रारंभिक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे दो हैं, बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड आगे चल के रिड्यूज हो जाता है हमारी बॉडी में, जो चेस्ट के पास होता है, चेस्ट के रीजन में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे कौन से हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। ये ग्रेजुअली करते क्या हैं? बोन मैरो है, आप नाम याद कर लीजिए, लिख लीजिए, बोन मैरो, बोन मैरो एंड द थाइमस। तो ये दोनों साइट्स होते हैं जहां पर कि मैचुरेशन होता है। किसका? मैचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो सेल्स लिम्फोसाइट्स यहाँ मैच्योर होती हैं, परिपक्व होती हैं, उनका नाम इनसे जुड़ा हुआ होता है। और इसी बोन मैरो में जिसका मैचुरेशन होता है वो बी लिम्फोसाइट्स कही जाती हैं। जिनका मैचुरेशन थाइमस में होता है वो टी लिम्फोसाइट्स कही जाती हैं। ये याद करना है, एडिशनल आंसर दे रहा हूँ। ये हमारे दो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो गए। एस्टेटिन का क्या स्रोत है? एस्टेटिन का स्रोत और इसका क्या उपयोग है? एस्टेटिन ये प्रोड्यूस किया जाता है, ये कार्डियक डिसऑर्डर्स में ब्लड थिनर का काम करता है। जितने भी कार्डियक प्रॉब्लम्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं सीवियर कंडीशन में, इसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है, ये दिया जाता है। नेक्स्ट आंसर, प्लाज्मिड की परिभाषा दीजिए। डिफाइन प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स आर द एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए कहिए। ये सर्कुलर डीएनए होते हैं विच आर फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल्स। एक बैक्टीरिया सेल में एक तो क्रोमोजोम, उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस नहीं, सॉरी न्यूक्लियस तो होगा नहीं, न्यूक्लियोइड होगा, जो कि क्रोमोजोमल फंक्शन परफॉर्म करता है, क्रोमोजोम में फॉर्म करता है। इसके अलावा ये न्यूक्लियोइड हो गया सेंट्रल ऑर्गन, सेंट्रल कंट्रोलर, और इसके अलावा बहुत सारे डीएनए सेगमेंट्स होते हैं जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। और इसी सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये प्लाज्मिड्स यूज किए जाते हैं एज वेक्टर। बायोटेक्नोलॉजी में इन्हीं प्लाज्मिड्स का यूज शुरू हुआ और अब तो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स आ गए बहुत सारे। नेक्स्ट, पीसीआर का उपयोग क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है इसका उपयोग क्या होगा? व्हाट इज द यूज ऑफ पीसीआर? राइट डाउन नेम ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट ओनली। सिर्फ स्टेप्स का नाम लिखना है।
तो पीसीआर का यूज क्या हो सकता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पहले बात तो ये हम जान जाए कि ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वो विधि है जिसमें कि एंजाइम की सहायता से रेट ऑफ सिंथेसिस, किसी भी एग्जिस्टिंग डीएनए के रिप्लिकेशन के रेट को बहुत तेज कर दिया जाता है, और इसका बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में यूज करते हैं, चेक करने में, रिसर्च में कर रहे हैं। आजकल की नई वैरायटीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए कर रहे हैं। यानी कि ये हम कहें कि बायोटेक्नोलॉजी को एक नया लुक देने का काम इस पीसीआर के प्रोसेस ने किया। प्रोसेस बहुत लिमिटेड है। क्या? 3 स्टेजेस है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। प्रोसेस इनिशिएट होगी, बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन होगा और उसके बाद एंड होगा। ये कंडीशन है पीसीआर की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन बहुत पॉपुलर नाम है। ये बीटी टर्म कहाँ से आया? बीटी टर्म बैसिलस थ्यूरिजेंसिस से आया, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और वो बीज कह रहा हूँ, वो विष, वो पॉइजन क्या करता है? उन इंसेक्ट्स को मार देता है जो कि कॉटन को डिस्ट्रॉय करते थे। और इसी बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, इस बायोटेक्नोलॉजी के मार्फत से इस बीटी को, बैसिलस थ्यूरिजेंसिस, दैट इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो ये पॉइजन रिलीज करता है। दैट रिलीज द पॉइजन, जहर, विष बनाता है। और ये विष क्या करता है? उस इंसेक्ट्स को मार देता है जो कि कॉटन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन इज द, कौन सी वैरायटी हो जाएगी वो टर्म मैं छोड़ रहा हूं। विच वन टाइप ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, उसको कुछ नाम दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी में। तो एक विशेष प्रकार का, मैं विशेष प्रकार यूज कर रहा हूं, एक विशेष प्रकार की कपास की, कॉटन की प्रजाति है जिसमें कि बैसिलस थ्यूरिजेंसिस नाम के बैक्टीरिया के जीन को इंसर्ट कराया गया है, जिसकी वजह से वो कीट प्रतिरोधी प्रजाति बन गई है और इस वजह से उसमें कीट का प्रकोप नहीं होता है और अच्छा उत्पादन होता है। बीटी कॉटन। आगे सोचना क्या कहानी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्पर्धा अपवर्जन नियम क्या है? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एक अलग नाम भी है। अब इसको सोचिए क्या हो सकता है। एक टर्म तो क्लियर है, कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव है, एक्सक्लूजन है और प्रिंसिपल है। स्पर्धा अपवर्जन नियम, दैट इज ऑल्सो नोन एज द गॉस लॉ। इसका नाम याद कर लेना, गॉस लॉ। गॉस ने इस नियम को दिया था और उन्होंने बताया था जब एक ही नीचे में, एक ही एनवायरमेंटल कंडीशन में जब एक ही जैसी दो वैरायटीज, दो प्रजातियां रहती हैं, आ जाती हैं, तो उसमें से दोनों प्रजातियां वहाँ सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि उनका सारा रिक्वायरमेंट हो, बेसिक रिक्वायरमेंट तो एक ही जैसा होगा। और जब बेसिक रिक्वायरमेंट एक जैसा होगा तो उस सब में इनमें कंपटीशन होगा, एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करेंगी और उसमें से एक स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दैट्स द गॉस लॉ और दैट इज ऑल्सो नोन एज द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 18 प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बायोमास का जो भी प्रोडक्शन है, ये डिटेल में इसको इकोलॉजिकल का है, आसान है क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्वस्थानीय संरक्षण क्या है? ये इंटरेस्टेड है। इस संरक्षण के मुकाबले मुख्य तरीके कौन कौन से हैं? व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन, हम लोग पढ़े हैं, इन सीटू और एक्स सीटू।
सीधी सी बात है, इन सीटू, दैट कंडीशन वेन एवर द ऑर्गेनिजम्स आर कंजर्व्ड इन देयर ओन हैबिटेट। उस परिस्थितियों में जहाँ पर कि कोई प्रजाति पाई जाती है वहीं पर उसका संरक्षण किया जाए तो वो इन सीटू कंजर्वेशन है। ठीक है। और जब बाहर निकाल के, जैसे बायोलॉजिकल पार्क बनाया गया, तो बायोलॉजिकल पार्क तो आर्टिफिशियल होगा ना, तो दैट इज द एक्स सीटू। अब हम चले आते हैं नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इन सीटू कंजर्वेशन, जहाँ पर कि किसी भी स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स को, किसी भी प्रजाति के जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान पर ही संरक्षित किया जाता है, दैट इज नोन एज द स्वस्थानीय संरक्षण। हिंदी में बड़ा अच्छा है, स्वस्थानीय, उसका स्थान परिवर्तन नहीं किया गया है, उसको संरक्षित कर दिया गया। और एग्जाम्पल्स, तो तरीके क्या हो सकते हैं, तरीके की बात करनी है, तो उसके हैबिटेट को अनइंटरप्टेड रखा जाए, जहाँ पर भी वो जीव रहते हैं वहाँ पर कम से कम मनुष्यों की गतिविधि होगी, जंगल काटना, वहाँ से लकड़ी ले आना, शिकार करना, अनवांछित भ्रमण करना लोगों का, ये सारी चीज़ें बैन करनी चाहिए। कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ये सारे तरीके हो सकते हैं इन सीटू कंजर्वेशन के। रिवेट पोपर परिकल्पना क्या है? व्हाट इज रिवेट पोपर हाइपोथेसिस? रिवेट पोपर परिकल्पना किसने दिया था? पॉल एलरिक ने। पॉल एलरिक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि मान लिया जाए कि ये हमारी बायोडाइवर्सिटी एक हवाई जहाज है। क्या है? एक एरोप्लेन है। इमेजिन करो कंडीशन, मैं अच्छा तो डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, लेकिन इमेजिन कर लो, एक एरोप्लेन है और इस एरोप्लेन में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे पिपेट, पॉपर, कील से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब हम कुछ नहीं करते, धीरे धीरे एक एक कील को निकालते जाएं। उन्होंने यही हाइपोथेसिस दी कि एक एक कील को निकालते जाएं तो क्या होगा। तो बायोडाइवर्सिटी में से अगर एक एक स्पीसीज धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जाएंगी तो अंत में क्या होगा उसकी, तो एक एक कील निकालते जाएंगे तो ये एरोप्लेन बहुत लंबे समय तक नहीं उड़ सकता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएंगे और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था बायोडाइवर्सिटी के रेफरेंस में कि अगर बायोडाइवर्सिटी में, हमारे नेचर में अगर ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय होते जाएंगे लगातार, तो फिर उनका इस नेचर का क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के नाम से इसको जाना जाता है। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट आता है हमारा सेक्शन बी का, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होंगे और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 6, 21 to 26 तक के दीर्घ उत्तर ये हैं। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें आप शॉर्ट आंसर नहीं देंगे, इसमें डिटेल आंसर देंगे। जितना आप जानते हैं बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करें। नो डाउट टाइम कंजप्शन इसमें ज़्यादा होता है, मार्क्स कम स्कोर होते हैं, बट अटेम्प्ट करना है, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स दिए जाते हैं। टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ को नहीं छोड़ना है। जो भी बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी होंगी, बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी को आप नहीं स्कैप करेंगे और इसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। देखते हैं
जैव विविधता की क्षति के कारणों की व्याख्या कीजिए, करें। एक्सप्लेन द रीजन्स ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इस रेफरेंस में क्या किया जाए, नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस के क्या रीजन्स हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के लॉस के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।